हाँ जी। आज के करंट अफेयर 4 जुलाई के। तो सबसे पहले आज के करंट अफेयर में जो अच्छी खबर आ रही है, अच्छी खबर लॉन्ग टर्म में, इंडिया की जो वैक्सीन है उसकी डेवलपमेंट की। ये वैक्सीन इंडिया बना रहा है कोविड के लिए, कोवैक्सिन। ठीक है। तो पहले गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि 15 अगस्त तक ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। तो क्लैरिफिकेशन आई है कि एक तरह से नहीं हो पाएगी 15 अगस्त तक तो ऑब्वियसली, पर अगस्त तक या मैक्सिमम सितंबर तक ये फाइनल अप्रूवल हो सकते हैं इसके। अगर सब कुछ ठीक गया तो ये अप्रूव हो सकती है। तो बाय मतलब ये लगा लो आपको नवंबर तक कोविड की वैक्सीन मिल जाएगी और फिर चीज़ें नॉर्मल पे आने लग जाएंगी। ठीक है। तो एक उम्मीद है कि सब कुछ 2020 में ही ठीक हो जाए। नहीं तो ऑब्वियसली पता ही है, पहले 2020 तो वेस्ट हो ही चुका है। ठीक है, मतलब वेस्ट इन द सेंस हम चाहे इसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वेस्ट इन द सेंस कि इंडिया की इकोनॉमी ओवरऑल बहुत डैमेज हुई है और अ, बच्चों के 10th और +2 के एग्जाम्स नहीं हो रहे, कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्जाम्स रुके पड़े हैं। तो एक पूरा सिस्टम जो रुका पड़ा है वो चल पड़ेगा। ठीक है। तो फायदा भी होता है, पढ़ने का टाइम अच्छा मिल रहा है। ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव ढूंढो अगर कोई चीज लाइफ में नेगेटिव है। तो कोवैक्सिन, सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हें स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि किसने ये डेवलप की है। भारत बायोटेक इंडिया ने ये वैक्सीन डेवलप की है इन कोलैबोरेशन विद आईसीएमआर की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। पीसीएस में अब तुम्हें एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, पीसीएस में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, मतलब स्टेट सर्विसेज में, किसी भी स्टेट सर्विस में, हिमाचल में भी, पंजाब में भी, किसी में भी। पहले तो कौन ये वैक्सीन डेवलप कर रहा है। रिसेंटली a vaccine in the news, Covaxin, has been developed by, ऑप्शन होगा उसमें भारत बायोटेक इंडिया, तो वो सही होगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे है, लोकेशन। ठीक है, ये नीचे जाके लिखा हुआ है इंडियन पुणे। इंस्टीट्यूट। हाँ बिल्कुल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है। तो इसमें दोबारा से अगर इसे रोज प्रिंट निकालते हो तो अलग से ऊपर भी लिख लेना ताकि याद रहे। ये जो कोवैक्सीन है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का क्या मतलब होता है। ठीक है, वैक्सीन जैसे इनएक्टिवेटेड ही होती हैं, इसमें पर किल्ड जर्म्स यूज किए गए हैं। देखो, वैक्सीन होती क्या है, सबसे बेसिक चीज, बचपन से वैक्सीन वैक्सीन कितनी लगवाई भी हैं और हर जगह हम सुनते हैं। वैक्सीन है क्या, जो वायरस खुद होता है उसे ही यूज करते हैं। ठीक है, वायरस को हम बॉडी में खुद इंजेक्ट करते हैं। वैक्सीन का काम ये होता है, वैक्सीन कोई इलाज नहीं होती। ठीक है, मतलब इनिशियली ये कोई इलाज नहीं होता। ये काम कैसे करता है ये समझो। जैसे अगर तुमने अब कोविड का इलाज करना है तो एक्चुअली तुम कोविड का वायरस बॉडी के अंदर इंसर्ट करोगे, पर कैसे, या तो इस वायरस को तुम वीक करके बहुत ही उसका स्ट्रेन कमजोर कर देते हैं ताकि वो बॉडी को इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, या उसे मार के, मरा हुआ होगा तो बस अंदर वायरस होगा पर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो बॉडी में कोई हार्म नहीं है। फिर इस वायरस को हम बॉडी के अंदर इंसर्ट कर ही क्यों रहे हैं। जैसे ही ये वायरस बॉडी के अंदर जाएगा, हमारी बॉडी का जो अपना खुद का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है ऐसा कोई वायरस आया है बॉडी में। तो क्योंकि ये बहुत ही कमजोर है और यहाँ मरा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ेगा नहीं। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को इसके थ्रू पर डेटा मिल जाएगा। किस चीज का डेटा, कि ये वायरस बना कैसे है, क्या कॉम्पोजिशन है। ठीक है, और अल्टीमेटली इसे मारा कैसे जा सकता है। तो हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी इससे। तो अब मैंने अपनी बॉडी को अडेप्ट करवा के सिखा दिया कि ऐसा कोई दुनिया में वायरस एग्जिस्ट करता है,
ठीक है, हमने कमजोर करके उसे मार के अडाप्टेशन कर ली। अब लेट्स सपोज कल एक्चुअली में कोविड होता है उस पर्सन को जिसने वैक्सीन करवाई है, ठीक है, वैक्सीन उसने ले ली है, अब उसे कोविड के वो कांटेक्ट में अब आता है, वैक्सीन उसने ले ली है, अब वो कांटेक्ट में आ रहा है। तो जैसे ही अब कोविड का वायरस उसकी बॉडी में जाएगा, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को पहले ही पता होगा कि ये कौन सा वायरस है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो उसने साथ के साथ इसके ऊपर अटैक करना है और इसे खत्म कर देना है, और बंदे बीमार होने बंद हो जाते हैं। हर वैक्सीन ऐसी काम करती है। वो देखा है पोलियो, 2 बूंद पिलाते रहे हैं, वो भी ऐसे ही काम करती है। तभी कहते हैं बूंद कभी एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, दो दो ही होनी चाहिए, वो 2 बूंद एक क्राइटेरिया है। क्यों? ये जो पोलियो के वो जो 2 बूंद होते हैं, 2 बूंद में ना एक्चुअली होता वायरस ही है। अगर तुम वायरस ज्यादा डाल दोगे बॉडी में तो एक्चुअली चांसेस ये होता है कि तुम वैक्सीन देने की जगह बंदे को पोलियो ही करवा दोगे। इस कारण 2 बूंद का डोज ही रेकमेंड, मतलब ऑब्वियसली दिया जाता है, रिकमेंडिंग बहुत ही ध्यान से दिया भी 2 बूंद ही जाते हैं। थोड़ा सा बूंद बड़ा छोटा हो सकता है, पर अगर एक्सेस में हो तो बच्चे को वैसे हम खुद ही पोलियो करवा देंगे, तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाला है। तभी पोलियो के केस में भी अब इंजेक्शन आने शुरू हो रहे हैं, ठीक है, इंजेक्शन ज्यादा कंट्रोल्ड है, ड्रॉप्स को थोड़ा कंट्रोल करना, ऑब्वियसली उसका साइज मॉनिटर करना और फ्लो कंट्रोल करना कई बार मुश्किल हो जाता है, खासकर जब तुम छोटे बच्चे से डील कर रहे हो, क्योंकि बच्चा भी इधर उधर मूव करता रहता है। तो इस कारण उसमें भी इंजेक्शन आने शुरू हो रहे हैं, तो इसकी भी ऐसे डेवलपमेंट हो रही है। तो अप्रूवल्स मिलते कैसे हैं वैक्सीन को? देखो इंडिया में 3 फेजेस में ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा फेज लास्ट फेज होता है वैसे ह्यूमन ट्रायल्स का, 3 फेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स, मतलब ह्यूमन ट्रायल्स लास्ट फेज में आएंगे। पहले क्या कहते हैं, हम कुछ जानवरों पे टेस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग टेस्ट होते हैं, मंकीज इन सब पे फेज 1 और फेज 2 में मंकीज रैट्स इन सब पे टेस्ट किए जाते हैं। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल दे चुकी है अभी इसके फेज 1 और फेज 2 के लिए, यानी कि ये एनिमल्स और लैब टेस्ट ये दोनों इसके ऊपर चल रहे हैं। जब वो सही हो जाएंगे तब थर्ड ट्रायल में ह्यूमंस पे इंजेक्ट करके ह्यूमंस को दिया जाएगा और ह्यूमंस के ऊपर इसका इफेक्ट देखा जाएगा। नेक्स्ट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पिछले महीने के एक करंट अफेयर में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं। अब ये उसके अंडर ही एक डिपार्टमेंट है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल बिकॉज हमने जून टू लेके अगले मई तक मैगजीन्स पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो जो चीज़ पिछले महीने कवर हो चुकी है ऑब्वियसली वो अपने तुम मंथली मैगजीन में कवर करोगे। तो इस कारण अगले महीने उसे रिपीट करने से अच्छा है कुछ और डिटेल कवर की जाए। तो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ये कौन है? ये बेसिकली ये जो ऑफिस है ये रिस्पॉन्सिबल है अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेस स्पेशल कैटेगरी के ड्रग्स के लिए, जैसे कि जो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से डील करते हैं, जो हमारे प्लाज्मा फ्लूइड्स हैं उनसे, वैक्सीन से और सेरा इन इंडिया, ठीक है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, ये याद रखना, ठीक है। इसका काम क्या है? ये स्टैंडर्ड सेट करता है मैन्युफैक्चरिंग के, सेल के, इंपोर्ट के और डिस्ट्रीब्यूशन के ड्रग्स के, सारी ड्रग्स के इंडिया में। तो इस ये स्टैंडर्ड सेट करता है किस स्टैंडर्ड के ड्रग्स होने चाहिए इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद 2017 की मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 के मुताबिक डीजीसीआई को एक एडिशनल पावर भी दे दी गई है कि मेडिकल डिवाइसेस की भी मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इन सब की स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये पावर भी 2017 के रूल्स में से दे दी गई थी। मेडिकल डिवाइसेस जो बेसिकली होती हैं ये ना अलग अलग कैटेगरी में होती हैं, A to D, ठीक है, वो हमें जानना जरूरी। A to D। तो
ये जो DGCA को दिया गया है वो C&D दिया गया है। ये कैटेगरी बस याद रखना, और इससे आगे की डिटेल नहीं आने वाली, ठीक है, क्योंकि वो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, तुम्हारा मेडिकल का पेपर नहीं है। नेशनल तो इंस्टीट्यूट, सेरा इन इंडिया का क्या मतलब? सेरा फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, मतलब फ्लूइड रिलेटेड चीजें होती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे में है, और ये ICMR का पार्ट है, जो हमारी एपेक्स मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ICMR, उसके अंडर है। WHO ने इसे अपनी एज अ रेफरेंस लैब, H5 रेफरेंस लैब मार्क किया हुआ है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए। तो WHO के बिहाफ पे भी यहाँ पे रिसर्च कैरी आउट की जाती है, ठीक है, और WHO इसकी रिसर्च को एक हायर स्टैंडर्ड पे कंसिडर करता है, तो काफ़ी हाई स्टैट्यूट का इंस्टीट्यूट हुआ ये 1952 में बनाया गया था। ICMR और रॉकफेलर फाउंडेशन की जॉइंट वेंचर था, ये दोनों ने एक साथ मिलकर बनाया था, ठीक है। बाद में सरकार ने इसका धीरे धीरे, हाँ, एम बढ़ाते गए हैं। तो आज ये WHO का कोलैबोरेटिंग सेंटर भी है, ठीक है। और इंडिया के लिए ये इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेल्फिस, रोटा वायरस, मीजल्स, हेपेटाइटिस और कोरोना वायरस, इन सबको मॉनिटर करने का और इनके रिगार्डिंग जो भी वैक्सीन इंडिया में डेवलप होनी है उनका काम ये करता है, ठीक है। एक स्टेट सर्विसेज का फैक्ट, ऐसे क्वेश्चन PCS में आते रहे हैं और इस साल भी आ सकता है। VG सोमनी पर्सन नाम है उनका, वो है हमारे इंडिया के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि इस साल ये अथॉरिटी इंपॉर्टेंट हुई हुई है तुम्हारी वैक्सीन अप्रूव करने के लिए। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली PCS में हर साल एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली नाम से होते हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर से बनते होते हैं, तो ऐसे नाम पढ़ने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज नगर होल नेशनल पार्क। सर जो पतंजलि ने बनाई थी कोरोनिल, उस पर जो बैन लगाया गया था वो भी हटा दिया गया ना? कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने नहीं हटाया, ठीक है। महाराष्ट्र ने वार्निंग दे दी है, जैसे आज की न्यूज में महाराष्ट्र ने वार्निंग दे दी है कि अगर महाराष्ट्र में आपने एडवर्टाइजमेंट की कि ये कोरोना का इलाज कर सकता है तो पीनल ऑफेंस होगा वो, ठीक है। तो इस कारण वो कोई इलाज नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बस रामदेव को सोच रहा है कि मैं इससे पैसे कमा लूँ थोड़े से, कोई इलाज नहीं है उसमें। उससे तो होता क्या सर? कुछ भी नहीं होता, बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनते हैं लोग, और कुछ नहीं होता। जब वो पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई थी कि इससे ना कोरोना जो है वो 100% मतलब खत्म हो जाएगा, पर फिर रामदेव जो बाबा जी है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदल दी, बोलते सिर्फ ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। हाँ, तो वही तो बात है कि इम्यूनिटी के देखो तो सिर्फ इम्यूनिटी के नाम पे पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ठीक है। पर कोरोना के नाम पे तुम पैसे छापना चाहते हो, वही चीज चल रही। तो ट्रस्ट ओनली दी साइंटिफिक सोर्सेज, रामदेव कोई साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। इलाज जो निकालेंगे वो साइंटिस्ट ही निकालेंगे। तो पहले तो ऐसे चीजों में ऐसे सेंसिटिव केसेस में पैसे कमाने का तुम सोच कर सकते हो। तो चलो, अब क्या है, अगले के अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। नगर होल नेशनल पार्क, देखो ये जो नेशनल पार्क है ना, ये अक्सर न्यूज में रहता है, ये साल में भी बहुत बार आएगा। क्यों? ये ऐसा नेशनल पार्क है, इसके ना बीचों बीच से ना नेशनल हाईवे निकलता है। तो बहुत बारी कभी ना कभी कोई रेट डली होती है कि नेशनल हाईवे बंद कर देना चाहिए, कभी कर्नाटका की गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही होती है कि रात को ट्रांसपोर्ट जैसे नहीं जाने देते अब यहाँ से। तो हर साल बहुत टाइम ये न्यूज में रहता है। पहले तो ये कर्नाटका में, ये याद रखना। इसके बिल्कुल बाउंड्री के साथ दो नेशनल पार्क और जुड़ते हैं, बंदीपुर, वो भी नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, दोनों है, और वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों मतलब नेशनल पार्क्स भी हैं, ठीक है। मल्टीपल स्टेटस मिले होते हैं चीज़ों को। तो ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है बंदीपुर नेशनल पार्क और वेनाड के साथ ये नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है। तो अगला
क्या इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न घाट्स, फुट हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, और ब्रह्मगिरी हिल्स स्प्रेडिंग डाउन दी ब्रह्मगिरी हिल्स, जो साउथ में ब्रह्मगिरी हिल्स है। इंडिया का मैप जब हम पढ़ेंगे, एटलस देखेंगे, उसमें आपको ब्रह्मगिरी हिल्स दिख जाएंगे। नहीं तो एटलस खोलना, इंडिया के नीचे देखना, वहाँ पे आपको ब्रह्मगिरी हिल्स फिजिकल मैप में मार्क दिख जाएंगी। साउथ टूवर्ड्स केरला स्टेट, केरला के पास, मतलब कर्नाटका के नीचे वाले हिस्से में, केरला स्टेट के पास उस साइड से तो ये लोकेटेड है। नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है इसके बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, जिसे टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ये एक ही है। बंदीपुर भी तुम्हारा कर्नाटका में, ये भी कर्नाटका में, ये सारी चीजें कर्नाटका में। द वेजिटेशन हेयर कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो कौन से जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट के जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं। टीक और रोजवुड जैसे पेड़ बहुत ज्यादा है। बाकी चीजों में सैंडलवुड, सिल्वर ओक भी पेड़, मतलब बाकी दो तो यही लिखे, रोजवुड और टीक, तो ये चार पेड़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अब एक चीज याद रखना, देखो कई जंगलों में, अब पता ही है, कुछ ट्राइब्स हमारी रहती हैं। इस जंगल में खासकर एक ट्राइब जो बहुत ही प्रीडोमिनेंटली पाई जाती है, वो है जीनू कुरबास। तो तुम्हें ये भी स्टेटमेंट आ सकती है कि इस नेशनल पार्क में जीनू कुरबास ट्राइब रहती है। तो नगर होल उसका आंसर होगा। जैसे मैंने तुम्हें कल के करंट अफेयर में समझाया था स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, वैसे ही जीनू कुरबास करके इसकी भी एक स्टेटमेंट बन सकती है। ठीक है, लास्ट में स्टेट सर्विसेज के लिए एक फैक्ट। फैक्ट क्या है? लीड क्या है? लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। ये दिल्ली सरकार की ऐप है, ठीक है। दिल्ली की सरकार ने क्या किया है, अपने 1st to 12th क्लास के बच्चों के लिए, स्कूल बच्चों के लिए एक ऐप डेवलप की है, ई लर्निंग पोर्टल डेवलप किया है, ठीक है, जिसमें 10,000 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी कि बुक्स भी होंगी, वीडियोस भी होंगी, सब कुछ होगा, ठीक है, और सारा कोर्स कंटेंट अवेलेबल है। बुक्स भी हैं, स्टडी मटेरियल भी है, और लेक्चर्स भी हैं। तो स्कूल के बच्चों के लिए, मतलब अभी चलो उन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज़ और उनके लिए अभी कुछ नहीं किया, पर स्कूल के बच्चों के लिए, कि बच्चों का सेंसिटिव एज होती है लर्निंग की, तुम इतनी लंबी छुट्टियां भी नहीं दे सकते बच्चों को, ठीक है, जितनी हुई हुई हैं। और कई बच्चों के पास देखो रिसोर्सेज नहीं होते। जैसे कुछ टाइम पहले ना एक केस आया था, मतलब डिजिटल लर्निंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिजिटल लर्निंग की ये प्रॉब्लम है कि ये ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि आज सबके पास इंटरनेट है, पर आज भी स्मार्टफोन्स और इन चीज़ों का एक्सेस बहुत नहीं है। तो एक दर्दनाक घटना हुई थी पिछले महीने की, एक बच्ची ने, बेचारी ने सुसाइड कमिट कर लिया, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस अपने, उसकी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा रहा था, सरकारी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा रहा था, वो अटेंड नहीं कर पाती थी। वो इसके कारण इतना डिप्रेशन में हो गई कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तब इंडिया की बहुत सारी स्टेट सरकारों को अचानक होश आया है कि हमें रिसोर्सेज को और किस तरीके से भी एक्सेसिबल करने की ज़रूरत है, चाहे ये बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर के तौर पे मिले। ऑब्वियसली हमारे कई जगह पे इंटरनेट भी अच्छा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारा इंटरनेट नहीं अच्छा, हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, तो ऐसे टाइम में हम बच्चों को पढ़ने का वो ना दें। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें कंसिडर की गई हैं। क्लियर है? तो ये जो है, ये स्टेट सर्विसेज का क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी नहीं पूछेगी, ठीक है। तो लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, लीड एक ई लर्निंग पोर्टल किसका है? ऑप्शन होगा दिल्ली गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, ऐसे ऑप्शन होंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट टिक मार के आना, ठीक है। या किन के यूज के लिए? क्लास 11 to 12 के बच्चों के लिए, सॉरी 1 to 12 के बच्चों के लिए, सारे स्कूल की नीड्स पूरी होगी। क्लियर है ये? तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। कोई